खबरों में बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 23वां दिन है। हर गुजरते दिन के साथ में युद्ध और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हमले अब न्यूक्लियर सिटी तक होने शुरू हो गए हैं। इस सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरीके से नहीं खोला गया ईरान की तरफ से, तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर एक बड़ा अटैक कर देगा। वहीं ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े हुए सभी ऊर्जा के ढांचों पर हमला कर देगा। इस बीच 22 देशों ने ईरान से हॉर्मुज़ रूट को बहाल करने की मांग उठा दी है। हॉर्मुज़ पर ईरान और जापान का भी बयान सामने आया है। इस बीच उत्तरी इजराइल से खबर आपको बताएंगे, जहां पर हिजबुल्लाह ने एक बड़े अटैक को अंजाम दे दिया है। उत्तरी इजराइल के सीमावर्ती इलाके को अटैक किया गया है। मिसगांव अम पर मिसाइल से हमला किया गया। हमले में एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें कैमरा में कैप्चर हुई, जो कि आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिसगांव पे हमला किया है और इस हमले को करने की जिम्मेदारी ली गई है। तो अब हिजबुल्लाह भी इस जंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो दल हैं, चाहे वो हुती हो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हर कोई अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है। वहीं ईरान की मंजूरी से विदेशी जहाज हॉर्मुज़ से गुजर सकते हैं, ये बात सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में ईरान के प्रतिनिधि का एक कहना सामने आया कि विदेशी जहाज सुरक्षा और संरक्षा इंतजामों के साथ में उसके लिए ईरान सरकार के तालमेल से हॉर्मुज़ से अब गुजर सकते हैं। मौसवी ने कहा है कि हॉर्मुज़ सिर्फ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है और उन्होंने ये भी जोड़ा आगे कि खाड़ी और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में मौजूदा हालात की जड़ में यूएस और इजराइल का युद्ध है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ साथ में ईरान की संप्रभुता और अधिकारों का सम्मान भी जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और नाविकों की सुरक्षा के लिए IMO और अन्य देशों के साथ में सहयोग करने को तैयार है। पश्चिमी एशिया के संकट के बीच में दुनिया के 22 देश एकजुट होते हुए नजर आए हैं। हॉर्मुज़ को फिर से खुलवाने की अपील इन देशों के द्वारा की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से 20% जो तेल का आना जाना है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। 22 देश एक साथ आते हुए नजर आए। तेल और गैस संयंत्रों पर ईरान के हमलों और हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से दुनिया की टेंशन चरम पर है और अब इसे लेकर 22 देशों ने एक साथ में मिलकर ईरान से हमले रोकने और प्रमुख समुद्री रूट हॉर्मुज़ को खोलने की अपील कर दी है। सभी देशों ने ईरानी सेना द्वारा हॉर्मुज़ प्रभावी रूप से बंद किए जाने पर चिंता जताई है और संयुक्त बयान जारी करके बड़ी चेतावनी भी दी है। बयान में कमर्शियल जहाजों पर हमले और रूट बंद किए जाने को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। अब ये जो 22 देशों ने अपील करी है, ये क्या अपील है ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। आखिरकार क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की अपील की जा रही है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने इस अपील को किया है। बहरीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया ने यह अपील की है। इसके साथ साथ में जो 22 देश जिन्होंने अपील की है उसमें ऑस्ट्रेलिया, इटली, नीदरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब देश शामिल है। इसके अलावा चेकिया, रोमानिया और लिथुआनिया जैसे देश भी इस सूची में शामिल हैं, जिन्होंने अपील की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलना चाहिए क्योंकि तेल का संकट गहरा जाएगा अगर इसे बंद रखा गया। वहीं क्यों जरूरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना, चलिए आपको ये भी सरल भाषा में समझा देते हैं। दुनिया के सबसे अहम एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कहा जाता है। ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई का 20% यानी कि 20% जो पूरा हिस्सा है वो यहीं से गुजरता है जहाजों का। तमाम देशों में ईंधन की कीमतें तेजी के साथ में बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में, अभी भी बढ़ी है लेकिन आने वाले समय में और ज्यादा स्काई रॉकेटिंग ये हो सकती है। आयात पर निर्भर देशों में महंगाई का बम भी फूट सकता है, यानी कि जो देश इंपोर्ट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। पाकिस्तान, यूके, श्रीलंका में तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। भारत समेत कई सारे देशों में LPG संकट भी खड़ा हो गया है।
यही कारण है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने को लेकर 22 देश अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब के बीच में इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि इजराइल की सेना आईडीएफ ने बताया है कि दक्षिणी लेबनान में जारी जमीनी ऑपरेशन के दौरान उसके सैनिकों ने हिजबुल्लाह के कई सारे लड़ाकों को मार गिराया है और बड़ी मात्रा में हथियार इनसे बरामद किए गए। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ ने यह भी बताया है कि 36वीं डिवीजन के सैनिकों ने हाल ही में कई सारी इमारतों में छापेमारी को अंजाम दिया जिन्हें हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। इन जगहों से कई तरह के हथियार भी बरामद किए गए हैं। आईडीएफ ने कहा है कि 7वीं आर्म्ड ब्रिगेड ने इस ऑपरेशन के दौरान 10 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराया। वहीं फिलहाल दक्षिणी लेबनान में हजारों सैनिकों के साथ में इजरायली डिफेंस फोर्सेस की 4 डिवीजन तैनात हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इजराइल के डिमोना में ईरान का बड़ा हमला देखा गया है। डिमोना और अराद में हुए हमले में 150 लोगों के घायल होने की जानकारी है। आपको बता दें कि ये जो घायलों की संख्या ये बढ़ गई है। डिमोना में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना भीषण और भयावह ये बड़ा हमला किया गया। ईरान के मिसाइल अटैक में बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो गई है। डिमोना से तस्वीरें सामने आई है। हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। इजराइल का प्रमुख एटमी सेंटर डिमोना है और डिमोना और अराद में हुए हमले में 150 लोग घायल हैं। ये रिसर्च सेंटर की तस्वीरें हैं। अभी हम डिमोना एरिया में हैं और इमरजेंसी अलार्म बजा जिसकी वजह से हम सबको भाग करके इस बंकर में आना पड़ा। यहाँ ये एक्सरसाइज फॉलो की जा रही है लगातार। हालांकि अभी हम कवरेज पे आए हुए थे उस इलाके में डिमोना के जहाँ की डिवास्टेशन हुआ है और मेजर प्रोजेक्टाइल और मिसाइल अटैक हुआ है। डिमोना एक सेंसिटिव इलाका है क्योंकि ये उस विसिनिटी में है जहाँ की न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है इजराइल की। ये इसको और ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है चीज़ों को। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि जैसे ही इमरजेंसी आपको अलार्म बजता है तुरंत आप भाग के जाएं और ये पाया गया है लगातार एडमिनिस्ट्रेशन भी ये रिपीट कर रहा है। और अभी जिस फैमिली से हमारी बात हुई उन्होंने भी ये बताया जिनका इंडिया में रूट है कि आपको जैसे ही मौका मिले आप सेफ्टी वाले इलाके में चले जाएं जिससे आप सेफ हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी अपना विश्वास जताया एडमिनिस्ट्रेशन पे कि वो उनकी सेफ्टी और प्रिकॉशन सिक्योरिटी के लिए वो सारे एक्टिविटीज कर रहे होंगे। आप हमारे इर्द गिर्द उन लोगों को देख सकते हैं जो इस डिमोना इलाके के हैं और ये जैसे ही अलार्म बजा है तुरंत भाग के आ गए हैं। और ये माना जाता है कि ये अलार्म तब बजाया जाता है कि एक प्रोजेक्टाइल जो इस ईरान की तरफ से आने वाला है उससे बचने के लिए इस तरह के अलार्म बजाए जाते हैं। विजय सचिन रावत के साथ, टाइम्स नाउ, नवभारत, डिमोना। यूपी में देवरिया के रहने वाले कृष्ण मोहन जो कि धमाके के वक्त डिमोना की ही एक इमारत में मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ देखा और सुना आपको दिखाते हैं। क्या देखा या क्या सुना? आप बता रहे थे आप यहीं पे थे जब ऐसा ब्लास्ट हुआ? तो हम यहीं पे थे। यहीं पे हम लोग डस्टर बम प्रूफ जो शेल्टर है उसमें ही हम लोग थे। अच्छा। हम लोग देखे लेकिन हम लोगों को कोई ऐसा टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका? कृष्ण मोहन विश्वकर्मा। कृष्ण मोहन कहाँ से हैं आप? हम यूपी में देवरिया से हैं। और अभी फिर क्यों आ गए यहाँ पे? अभी आए हैं, हम इमरजेंसी अलर्ट आया है मोबाइल में, इसकी वजह से हम लोग आए हैं। मिनट पहले इमरजेंसी अलर्ट यहाँ पे आता है, इसके वजह से हम लोग आते हैं। हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। और जो बाहर काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन है हम अभी देख के आए उस इलाके में। जी बाहर जो बम मिसाइल के वाइब्रेट हुआ है उसके वजह से विंडोज और डोर पे ज़्यादा डिफेक्ट आया है। इसके लिए बिल्कुल फिर भी हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गाड़ियां हमने देखी सबके शीशे टूटे हुए, एक तरफ से आवाजें आ रही हैं और उनके अलार्म बज रहे हैं और जली हुई चीजें हमने वो देखी वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे मिसाइल जब डीएक्टिवेट हुआ वहाँ पे तो ऐसा इफेक्ट हुआ है जी। तो हमारे सहयोगी मयंक की रिपोर्ट आप देख रहे थे। मयंक इजराइल के अरद से हमारे साथ में सीधा लाइव भी जुड़ गए हैं। मयंक, फिलहाल एक बार तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ मौजूदा हालात हैं अटैक के होने के बाद में? जाहिर तौर पर दहशत का माहौल तो है, लेकिन लोगों का क्या कुछ कहना है इस बीच? जो कभी दीवारें हुआ करती थी बड़ी जर्जर अवस्था में है और ठीक मेरे पीछे हम अरद इलाके में हैं क्योंकि डिमोना से हम निकल गए थे जो अभी मॉर्निंग में हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे और जहां से कृष्ण मोहन जी ने आपको बताया था। लेकिन अभी हालात देखिए आप किस तरह से पूरी दीवार अलग अलग जगह पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जमीन पर तो इतना बड़ा मलबा पड़ा है जिसको अभी कवर किया गया है। थोड़ी देर पहले जब हम लोग आए थे चारों ओर सब कुछ बिखरा हुआ है और यहाँ से लगभग 1500 लोगों को इस जगह से हटाया गया है और उनको ऐसे साफ सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है जहां उनको रखा जा सके या जहां वो अपने जिस तरह से इमोशन ओवरवेलमिंग है उसको वो कम हो सके या साइकोलॉजिकली या इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस हो सके वो। और
और भी चीजें हैं। यहाँ पे हम कई लोगों से मिले, जैसे ही ये घटना हुई वॉलंटियर्स यहाँ पे आए बहुत सारे, और उनमें उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो कि लोगों को यहाँ जो भी है उनको मदद में इस्तेमाल होगा या सुरक्षा के लिहाज से उनको ऐसे स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां और सुरक्षित हो, उसमें मदद करेगा वो। हमारे साथ कुछ वॉलंटियर्स हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या इन्होंने देखा, क्या है इनका पर्पस। सो यू ऑल आर वॉलंटियर्स हियर? Yeah. एंड व्हाट इज द एम व्हिच यू हैव कम हियर? So last night there was a strike from the missile. So we're right now in a pre-military program. So in the end of the year we're gonna get into the military. So we graduated last year and now we're training for the army. So now yesterday we knew about the missile and we just came here like everyone to volunteer and help the people on the. What do you have to say? Because there's a lot of destruction at this place. What do you have to say? What did you see? तो देखिए, मयंक हमें तस्वीरें दिखा रहे थे कि क्या कुछ वहां पर वॉलंटियर्स के द्वारा मौजूदा वक्त में किया जा रहा है। और आप ये तबाही की तस्वीरें देखिए, अभी 24 घंटे से भी कम का समय गुजरा है जब ये बड़ा अटैक किया गया और ईरान के द्वारा ये अटैक किया गया इजराइल पर। इस बीच ईरान जंग से 20 बड़ी एयरलाइंस की वैल्यू $53 अरब घट गई है। ईरान जंग के बाद में दुनिया की बड़ी एयरलाइन कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचा है, ये डेटा सामने आया है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 20 से ज्यादा बड़ी लिस्टेड एयरलाइंस की कुल वैल्यू करीबन $53 अरब घट गई है। दरअसल एयर स्पेस कई जगहों पर बंद कर दिए गए हैं, खास करके जो वॉर जोन वाले इलाके हैं वहां से अब फ्लाइट्स नहीं गुजर रही हैं और ईरान को इस बीच बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। युद्ध के चलते कई सारी एयरलाइंस को मिडिल ईस्ट के कई देशों में अपनी कमर्शियल उड़ानें बंद करनी पड़ी हैं। वेस्टर्न मीडिया के हवाले से बिग वॉल ब्रेकिंग सामने आ रही है। ईरान इजराइल जंग में कूद सकता है यूनाइटेड किंगडम। डियागो गार्सिया बेस पर ईरानी अटैक के बाद में एक्शन में यूनाइटेड किंगडम नजर आ रहा है। यूके ने न्यूक्लियर सबमरीन अरब सागर में भेज दी है। अगर युद्ध बढ़ा तो ईरान पर हमला कर सकता है यूके, कहा जा रहा। अब आप सोचिए, ये वही यूनाइटेड किंगडम है जिसने साफ तौर पर अमेरिका ने जब कहा था कि आपकी कंट्री में जो हमारे बेस बने हुए हैं उनका इस्तेमाल क्या हम कर सकते हैं, तब यूनाइटेड किंगडम ने इस जंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। लेकिन अब वही यूके फिलहाल डिएगो गार्सिया बेस जो कि अमेरिका का बेस है यूके में, उस पर हमला होने के बाद में इस जंग में कूदने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि अगर यूके अगर सीधे तौर पर युद्ध में कूदा तो ईरान ब्रिटेन को कैसे झटका दे सकता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। किन बेस पर हमला कर सकता है और ये बेस कहां पर है, ये भी जान लेते हैं। तो जानकारी के मुताबिक जो डेटा सामने आया है, ब्रिटेन के इन सैन्य अड्डों पर हमला कर सकता है ईरान, जो कि ब्रिटेन के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। RAF फेयरफोर्ड ये एक इंपॉर्टेंट इंग्लैंड का बेस है। अमेरिका यहां से भारी बम वर्षा को ऑपरेट करता है। यहां से ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले भी किए जा सकते हैं। यानी कि अगर ये बेस अमेरिका को ऑपरेट करने के लिए यूके एंट्री करने के बाद में दे देता है तो अमेरिका ईरान के ऊपर और भी ज्यादा सटीक हमले करने में सक्षम हो जाएगा। डिएगो गार्सिया ये अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के बीच में एक अहम समुद्री मार्गों के चौराहे पर स्थित है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के करीब ये है। डिएगो गार्सिया पर स्थित सैन्य अड्डा अमेरिका और यूके के लिए दोनों के लिए अहम है। यहां से वायुसेना और नौसेना दोनों ही ऑपरेट होती हैं। और मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन के सैन्य अड्डे, बहरीन में नेवल सपोर्ट फैसिलिटी भी एक अहम पॉइंट है। बहरीन में यूनाइटेड किंगडम नेवल सपोर्ट फैसिलिटी मौजूद है जिसे HMS जुफैर मीना सलमान पोर्ट फैसिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2018 में शुरू हुई UKNSF फारसी खाड़ी में यूके का मुख्य स्थायी नौसेना अड्डा माना जाती है। ये रॉयल नेवी के जहाजों को बारूदी सुरंगों से बचाव के उपायों और लगभग 500 सैनिकों को सहायता प्रदान करने में सक्षम है। लंबे समय से चले आ रहे समुद्री सुरक्षा अभियानों में भी सहयोग ये बेस देता है। ओमान में लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस मौजूद है। अब ये भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यूके ने साल 2018 में ओमान के डुक में यूके जॉइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस बनाया था, क्योंकि एक स्थायी जॉइंट सपोर्ट सुविधा है। फारसी खाड़ी के बाहर एक समुद्री और लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर यह काम करता है। अब आपको बताते हैं कि ब्रिटेन के पास में 2 तरह के न्यूक्लियर सबमरीन्स मौजूद हैं। ये कौन से न्यूक्लियर सबमरीन्स और इनकी क्षमताएं क्या हैं? पहले SSBN एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। SSN एक कन्वेंशनल हथियार वाली सबमरीन है। ब्रिटेन में अभी 4 तरह की सबमरीन्स ऑपरेशनल है जो कि काम कर सकती हैं जब उनको ऑर्डर्स मिले तुरंत।
ब्रिटेन हमेशा एक सबमरीन को समुद्र में रखता है इमरजेंसी के लिए, और इसीलिए ये सबमरीन्स भी एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो रोल है वो निभा सकती हैं अगर यूके की एंट्री इस मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग में आने वाले समय में हो जाती है। इस बीच ईरान युद्ध के चलते भारत में गैस सिलेंडर की किल्लत लगातार जारी है। इससे निपटने के लिए भी तमाम जो तैयारियां हैं वो सरकार करती हुई नजर आ रही है। नोएडा में सिलेंडर के लिए लोग लंबी कतारों में लगे हुए नजर आए हैं। नोएडा से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तरफ जहां सरकार ये सुनिश्चित करने की तमाम कोशिशें करती हुई देखी जा रही है कि किसी भी तरीके से जो भारतीय नागरिक हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हुई देखी जा रही हैं। इजराइल और ईरान में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसको लेकर भारत में भी गैस सिलेंडर को लेकर जो किल्लत, जो परेशानियां हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज भी लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इस वक्त हम नोएडा में सेक्टर 5 के पास मौजूद हैं और यहाँ आप देखेंगे तो देखिए कितनी बड़ी संख्या है लोगों की जो लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब गैस की गाड़ी आएगी और कब वो अपने खाली सिलेंडर को चेंज कराकर और जो गैस है वो ले पाएंगे। आप देखिए लंबी किलोमीटर्स तक की जो लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई आपको नजर आएगी। और देखिए सब लोग यहाँ पर अपने सिलेंडर लेकर पहुंचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर लाइन से दिखाइए एक बार, देखिए कितनी लंबी लाइन है ये सिलेंडर की जो यहाँ पर लेकर लोग पहुंचे हुए हैं और इंतजार सिर्फ एक बात का है कि कब यहाँ पर गैस की गाड़ी आए और कब ये लोग यहाँ पर अपना सिलेंडर है उसको चेंज कर पाए। कब आए थे आप लोग, कब से लाइन लगे हुए हैं? 15 तारीख मैं तो 6 बजे आया हूँ। आप 6 बजे सुबह से लाइन में हम 5 बजे आ गए। 15 तारीख की मेरी बुकिंग है, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। जैसे ये कहते हैं कि पानी टंकी में मिलना, तो वहाँ भी 2 दिन तक पड़े रहे, बारिश भी, वहाँ भी नहीं मिला। फिर इन्होंने बोला कि ऑफिस में जाओ, ऑफिस वाले बोले ठीक है मच्छी मंडी में जाओ, मच्छी मंडी में नहीं मिला। फिर एजेंसी पे गए, वहाँ गोदाम पे गए, तो गोदाम वाले संजय गाड़ी वाला है वो कहता है कि मच्छी मंडी में जाओ। तो मैंने उनको बोला कि मेरा 15 तारीख की बुकिंग है सर, सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? और फिर भी यहाँ नहीं आ रहा है, 2-2 3-3 दिन से पड़े हुए हैं। दिन से पड़े हुए हैं। आप कितने दिन से परेशान हैं? सर बहुत दिन से परेशान है मैं। बोल रहे हैं कि अगले महीने से 2-3 दिन से सिलेंडर के पीछे दौड़ दौड़ कर जा रही हूँ, सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। मेरे बच्चे उच्चे को छोड़ के भी अभी भी आई हूँ, मेरे आदमी गए ड्यूटी, मैं तब से सुबह से हूँ। देखिए परेशानी है कि हस्बैंड नौकरी पे गए हैं लेकिन घर पे गैस नहीं है तो यहाँ पर आकर लाइन में लगी हैं। और ये ऐसी समस्या नहीं है जिससे लोग आराम से उबर पाए, लेकिन देखिए परेशानी लोगों की कितनी ज्यादा है कि सुबह 5 बजे से 6 बजे से 2-2 दिन से लोग लाइन में लगे हैं। कब से लाइन में लगे हैं? हम लोग जो कि कल से जो कि लाइन लगे हैं और घूम के गए हैं, 5 दिन घूम के गए हैं, नहीं मिल रहा है, खत्म हो जाता है सिलेंडर। आप कितने बजे से लगे? रात 11 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। गाड़ी कब आएगी कुछ पता नहीं है? कोई पता नहीं है, कुछ बोल भी नहीं रहे, बता ही रहे हैं कि गाड़ी जो बोला था कि गाड़ी आएगी 10 या 11 बजे तक गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी, सबको सिलेंडर मिलना बटने स्टार्ट हो जाएगा।